तो मैंने सभी सर लोगों ने जो चीज कही उसका पूरी का सार यही है कि आप रेगुलर पॉजिटिव होकर के काम करें, और रेगुलर पॉजिटिव होकर काम करने में आपको ये डीटीएस एक बड़ा चैनल का काम करेगा। इस डीटीएस में आपका सिलेबस कुछ इस तरह से डिवाइड किया हुआ है कि आप पूरे सिलेबस को ईजी को 3 बार रिवाइज कर सकते हो कम से कम। हम नोट्स भी पढ़ लें और हम कोई अलग बुक भी लगा लें और शीट में चारों एक्सरसाइज में भी सोल्व करें। इन सब चीजों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी प्रायोरिटी डिसाइड होनी चाहिए कि पहले आप अपने क्लासरूम नोट्स को अच्छे से तैयार करो, और क्लासरूम नोट्स को अच्छे से तैयार करने में ये नहीं कि भाई कंसेप्ट पढ़ लिया, फॉर्मूले पढ़ लिए। जो आपके क्लासरूम नोट्स में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सब स्टैंडर्ड प्रोफाइल के हैं। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जिट वो जो स्टैंडर्ड प्रोफाइल के क्वेश्चन है वहीं से आने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन उन्हीं कंसेप्ट को थोड़ा बहुत चेंज करके आने हैं। आना पूरा पेपर आपका नोट्स में से, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी। क्योंकि एग्जाम कुछ इस तरह की थीम का है कि आपको 200 क्वेश्चन करने हैं 200 मिनट में, और कट ऑफ जानी है 80% से ऊपर। तो जिस एग्जाम में 200 मिनट में 200 क्वेश्चन करने हो, कट ऑफ इतनी हाई जाती है, उस एग्जाम में एक चीज जरूर होती है कि 70-80% क्वेश्चन सीन मिलते हैं, देखे हुए मिलते हैं। क्योंकि इस लेवल की कट ऑफ को पार करने के लिए जरूरी होता है कि हमारे पास स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों हो। हम पेपर को स्पीड के साथ कर पाए और एक्यूरेसी भी मेंटेन हो। तो ये स्पीड प्लस एक्यूरेसी तभी मेंटेन रह पाती है जब हमें हमारा नोट्स बहुत अच्छे से दिमाग में फोटोजेनिक मेमोरी टाइप से बना हुआ हो। फोटोजेनिक मेमोरी टाइप से बना हुआ, इससे क्या मतलब है? अपन बहुत सी बार क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में इमेज आती है कि एग्जैक्ट ये लाइन हमारे नोट्स में पेज के लेफ्ट में है कि राइट में है कि ऊपर है कि नीचे है। तो एग्जैक्ट वो इमेज बने आपके कंटेंट की, और वो आपके कंटेंट की एग्जैक्ट इमेज तभी बनेगी जब आपको क्लासरूम में जो चीजें डिलीवर कर रखी है, क्लासरूम जो नोट्स दे रखे हैं, उन सबको आप बहुत सिस्टमेटिकली रिवाइज करें। और क्लासरूम नोट्स को आप सिस्टमेटिकली रिवाइज करने के लिए जरूरी है कि अपने पूरे टाइम का भरपूर यूज करें। कहीं आप टाइम खराब करने का रिस्क नहीं ले सकते कि भाई मैं 2 घंटे 3 घंटे मैंने टाइम खराब कर दिया। आप अपने पूरे टाइम को यूज करना है। तो मैं कह रहा था कि आपका जो नीट का एग्जाम है वो इस लेवल का एग्जाम है कि उसमें पेपर 70-80% सीट आना है। इसमें इस बात का बहुत बड़ा रोल नहीं है कि किस बच्चे का आईक्यू लेवल कैसा है, किस बच्चे का चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। इसमें बड़ा रोल इस चीज का कि बच्चा सिंसियरली कितनी मेहनत कर रहा है। जैसे दीपक सर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि दीपक सर ने कही थी काबिलियत वाली बात किसने कही थी? वो ये कही थी काबिलियत वाली बात की। काबिलियत तो पैतृक संपत्ति नहीं है। काबिलियत पैतृक संपत्ति नहीं है, वो आपके सतत प्रयासों से आती है। और विशेष के नीट की एग्जाम में काबिलियत की बात है। ये मान लो जैसे जेई वगैरह की बात करें तो वहां तो एक पर्टिकुलर आईक्यू लेवल की जरूरत होती है बच्चे की कि इतना आईक्यू लेवल तो होना ही चाहिए। उस आईक्यू लेवल से कम बच्चा है तो वो कितना एफर्ट कर ले वो चीजें कवर नहीं कर पाता, क्योंकि वहां पर दिमाग लगाना पड़ता है। वहां पर चीजें हैं वो अप्लाई में बहुत ज्यादा आती है। सोचो ना कि वहां पर क्वेश्चन कितने 75 होते हैं, कितने 75 क्वेश्चन आते हैं। और वही टाइमिंग जो नीट में टाइम दिया जा रहा है वही टाइम जेईई मेन में मिलता है। क्वेश्चन 75 आते हैं और कट ऑफ 50% 60% पर अच्छी एनआईटी मिल जाती है, 45% पर आईआईटी कॉलेजेस मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर सीन चीजें बहुत कम आती हैं। लेकिन आपके पेपर में आपका ही कंटेंट सीन है। 80% क्वेश्चन आते ही देखे हुए हैं। 80% क्वेश्चन ऐसे है कि क्वेश्चन पढ़ो टिक करो, क्वेश्चन पढ़ो टिक करो, क्वेश्चन पढ़ो टिक करो। लेकिन वो तब जब हमें जो कंटेंट दे रखा है
वो कंटेंट पूरा हम बहुत सिस्टमेटिकली कवर कर लेंगे। इसलिए आपको अपनी ओर से ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपका टीटीएस का शेड्यूल इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि आप बहुत अच्छे से 3 बार तो सिलेबस को रिवाइज कर ही सकते हो, और प्री नीट होंगे वो आपका चौथा रिविजन होगा। तो प्री नीट से पहले हम एक और आपका सेमिनार करेंगे, उसमें थोड़ा सा आपको और इंस्ट्रक्शन देंगे, गाइडलाइन देंगे कि आपको किस लास्ट वाले 1 वीक में 10 दिन में किस तरह से क्या क्या पढ़ाई करनी है। उससे पहले अभी आपको जो बताया गया है वो 50 दिन के लगभग आपका शेड्यूल है प्री नीट होंगे उससे पहले का। उसमें आपके पास हर टॉपिक है वो 3 बार अच्छे से रिवाइज करेगा आप अच्छा से। सिंगल टॉपिक वाइज जाएंगे, जैसे फिजिक्स की पहली यूनिट होगी, बायोलॉजी की पहली यूनिट होगी, फिर केमिस्ट्री की पहली यूनिट है, बायोलॉजी की दूसरी यूनिट है, ऐसे फिजिक्स की दूसरी, केमिस्ट्री की दूसरी, बायोलॉजी की तीसरी, चौथी। यहां तक आने के बाद आपका एक क्वार्टर टेस्ट है 3 घंटे 20 मिनट वाला 264 वाला, जिसमें B1 B2 आएंगे, C1 C2 आएंगे और B1 B2 B3 B4 आएंगे। तो ये जो टेस्ट होगा क्वार्टर टेस्ट, ये आपका दूसरे रिवीजन का टेस्ट हो गया। ऐसे ही B3 B4 आएगा, C3 C4 आएगा, आगे बायोलॉजी आएंगे, फिर उनका क्वार्टर आएगा। 2 क्वार्टर के बाद में एक सेमी मेजर आएगा, वो सेमी मेजर आएगा तो उसमें आप चीजें रिवाइज करोगे, वो अभी तक पढ़े हुए कंटेंट का तीसरा रिवीजन है। उसके बाद में अगले 2 क्वार्टर होंगे, उनका एक सेमी मेजर होगा, तो वो अगले जो आपके 8 टेस्ट होंगे उनके लिए तीसरा रिवीजन होगा। तो सिंगल आएगा, क्वार्टर टेस्ट में आएगा, सेमी मेजर में आएगा। इसमें से 3 बार आप टॉपिक को सिस्टमेटिकली कवर कर सकते हो। लेकिन वो सिस्टमेटिकली तभी जब आप टीटीएस के शेड्यूल को सिस्टमेटिकली फॉलो कर पाए। और टीटीएस के शेड्यूल को सिस्टमेटिकली फॉलो करने का बड़ा सीधा सा तरीका ये है कि आप अपने छोटे टाइम शेड्यूल के गोल डिसाइड करें, क्योंकि जितने छोटे टाइम का आप गोल डिसाइड करोगे एफिशिएंसी उतनी ज्यादा रहेगी। यदि आप पूरे दिन का गोल लेकर चलोगे मुझे 15 घंटे में इतना पढ़ना है, तो दिमाग में ये रहेगा कि 15 घंटे में 2 घंटे खराब हो गए, तो भी ये रहेगा अरे 13 घंटे में मेरे पास, और 3 घंटे आपने खराब कर दिए, फिर भी ये रहेगा कि चलो मेरे पास अभी 12 घंटे। तो उसमें आपके पास टाइम का लीकेज ज्यादा होगा, एफिशिएंसी कम आएगी। इसलिए आप अपने छोटे पार्ट में डिवाइड करिए। जैसे कि आप संकर्षण की बात की, जब आप अपने हर चैप्टर के आगे, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, आप अपने हर चैप्टर के आगे ड्यूरेशन मेंशन कर लें कि मुझे इतना ड्यूरेशन इसको देना है। क्योंकि ऑन एंड एवरेज आपके पास एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट देने आओगे तब टाइम कितना रहेगा, 5-10 तक आपका टेस्ट होगा 100 क्वेश्चन वाला। वो टेस्ट होने के बाद उस टेस्ट पेपर में आपके क्वेश्चन चाहे कितने सही हो, वो बड़ा इश्यू नहीं है। बड़ा इश्यू ये है कि पेपर होने के बाद आप पेपर एनालिसिस के लिए पेपर को 1-1.5 घंटा दोगे। वो 1-1.5 घंटा देने के बाद आपके पेपर का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहना चाहिए कि जो आपसे नहीं हुआ हो। क्योंकि हमने कहा ना कि आपका एग्जाम इस लेवल का है कि बड़ा इजी सा एवरेज सा कंटेंट पूछा जाएगा। वो कंटेंट पूरा आपके क्लासरूम नोट से आएगा। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत है या नहीं है उसका बेसिस तो तब बने जब आप पेपर का एनालिसिस करो और आपको ये लगे कि जो क्वेश्चन मेरे से गलत हुए हैं वो क्वेश्चन कुछ इस तरह कहते हैं कि कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मुझे अलग से किसी कंसेप्ट की जरूरत है, या कहीं मुझे और अलग बुक्स वगैरह पढ़ने की जरूरत है। आपके पेपर में एक ही ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो कि आपके नोट से बाहर हो। आपसे सही होता है नहीं होता है बड़ा अलग होता है, लेकिन कोई क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो आपके नोट से नहीं होता हो, क्योंकि नीट में 100% पेपर नोट से अलग होता है। तो आपको बार बार अपने नोट्स को बहुत अच्छे से कवर करना है, मतलब कंटेंट मिनिमम, सोर्स मिनिमम, लेकिन मैक्सिमम रिवीजन। और मैक्सिमम रिवीजन बहुत अच्छे से अपन 4 बार रिवाइज कर सकते हैं। उसमें मैंने कहा पेपर के बाद आप पेपर का एनालिसिस करो। तो बेटा जी प्लीज आप एक डायरी डाल सकते हो कि P1 में जो टॉपिक थे उनमें विशेषकर इन आर्टिकल से मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं, C1 में इन से गलत हुए हैं, B1 B2 में मेरे इन से गलत हुए हैं। तो जब आपका क्वार्टर टेस्ट आएगा, सिंगल टेस्ट होंगे, तब तो आपको सिंगल यूनिट को पढ़ने जाना ही है। लेकिन जब क्वार्टर टेस्ट होगा, उस क्वार्टर टेस्ट के टाइम आपको पहले प्रायोरिटी कौन से कोर्स को देनी है,
जिन पॉइंट्स के क्वेश्चन आपके इंडिविजुअल जो 100 क्वेश्चन वाले पेपर थे उसमें गलत हुए थे, उनको पहले आपको प्रायोरिटी देनी है, उनको आपको ज्यादा वेटेज देना है। इसलिए आप एक समरी रखें, एक फीडबैक बनाएं अपने पास कि मेरे से इस चैप्टर में फला आर्टिकल से क्वेश्चन है वो ज्यादा गलत हुआ है, फला आर्टिकल का थोड़ा सा मेरा प्रॉपर रिवीजन नहीं हुआ है, जिससे कि फिर क्वार्टर वाला टेस्ट देने जाएं तब एक बार के लिए रिवाइज तो आपको पूरे को करना ही है, लेकिन आप ज्यादा फोकस उन पॉइंट्स पर करें जहां से क्वेश्चन आपकी ज्यादा गलत हुए थे। और सिंगल वाले में आपकी प्रायोरिटी क्लासरूम नोट्स की होनी चाहिए। जितने भी टॉपिक है, 4 टॉपिक, 5 टॉपिक, 6 टॉपिक, पहले उनके क्लासरूम नोट्स अच्छे से तैयार हो। क्लासरूम नोट तैयार होने के बाद आप जाओ, विशेषकर फिजिक्स में जाना है तो एग्जाम की एक्सरसाइज में। और ये सभी सर लोगों ने बार बार कहा कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई पीएचडी टाइप का नहीं पढ़ना कि भाई मेरा तो इस टॉपिक में इंटरेस्ट है या इस कोर्स में इंटरेस्ट है तो इसको तो मैं बहुत ज्यादा टाइम दे दूं, और ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग था, कम तैयार था तो उसको कम टाइम दूं। आपका पूरा सिलेबस कुछ इस सर्टेन लेवल पर तैयार होना चाहिए कि एग्जाम की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर आना किस लेवल का है, एग्जाम की एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसी लेवल का आना है। इसलिए आपका पूरा सिलेबस एक सर्टेन लेवल का कवर होना ही चाहिए, और उस सर्टेन लेवल में पहले आपके नोट्स अच्छे से तैयार हो, उसके बाद में आप एग्जाम की एक्सरसाइज करने जाओ, फिर आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में जा सकते हो। लेकिन बेटा जी ईमानदारी से सिस्टमेटिकली चीजें रिवाइज करोगे तो आपको नोट्स और एग्जाम की एक्सरसाइज तक ही जा पाओगे, ये एक फ्रेंक ओपिनियन है। और उसका मान लो एग्जाम की एक्सरसाइज पे भी नहीं जा पाते हो तो क्लासरूम नोट्स जरूर अच्छे से आप तैयार करें, किसी टॉपिक को स्किप नहीं करें, और यूं नहीं सोचे कि एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट के बीच में एक पूरी दिन का गैप है तो भाई हम कहीं टाइम खराब करते, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा स्पेशल कि आप हर यूनिट को अच्छे से कवर करने जाओगे तो उसको तभी कवर कर पाओगे जब आप बिल्कुल मिनट टू मिनट प्रॉपर यूज करोगे। तो उसमें मिनट टू मिनट प्रॉपर यूज करने में आप अपना थोड़ा सा एक प्लानिंग बनाओगे कि मैं 5-10 मिनट टेस्ट से छूटा, घर जाते जाते मान लो 6 बज गई, 6 से 7, 7:30 तक मैंने मेरे पेपर का एनालिसिस किया, उसका फीडबैक बनाया, स्कोरिंग कम हुई चाहे ज्यादा हुई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस मैं पेपर एनालिसिस करूं, उसके बाद मेरे पास ऐसा क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई मेरे ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन गलत किए थे लेकिन इनके कंसेप्ट मेरे नोट्स में है, और वो कंसेप्ट आपका उस समय रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, उसका इम्पैक्ट भी अपने पेपर में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। दोनों ही तरीके से बहुत अच्छा स्कोर आया है तो ओवर कॉम्प्लेक्स में आने पर भी ओवर कॉन्फिडेंस आकर के भी इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, और स्कोर यदि कम आया है तो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में डिप्रेशन टाइप में जाकर के भी इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। तो 7, 7:30 बज गए, जो मैंने बताया कि घर जाते जाते 6 बज जाएंगी, 7:30 के लगभग आप 1-1.5 घंटे पेपर को एनालाइज करोगे, फिर मान लो खाना वाना खा करके आप 9 बजे पढ़ते बैठते हो तो आप अपनी एक यूनिट को रिवाइज करके सोए कि आज मैं एक यूनिट रिवाइज करूंगा, मेरी जो 4 या 5 यूनिट है उनमें से। क्योंकि जैसे हम फिजिक्स में बात करें तो P2 में आपकी 2-3 यूनिट है, ऐसे उसके साथ में कोई बायोलॉजी होगा उसमें 3 यूनिट है तो 6 यूनिट होगी, तो एक यूनिट को आप सोने से पहले कवर करके सोएं, और दूसरे दिन आप 4-5 यूनिट का रखें कि ये 4 यूनिट है वो मैं कवर कर लूंगा। फिर तीसरे दिन टेस्ट आपका कितने बजे से, 2:30 बजे, ये 3:30 बजे से, उस समय तक आप अपनी 1 या 2 यूनिट और बचा दें, उसको रिवाइज कर लें। सभी यूनिट रिवाइज हो गई, उसके बाद में आपके पास टाइम है तो आप फिर सेलेक्टिवली कहा जाओ क्वेश्चंस पर, पहले एग्जाम की एक्सरसाइज और उसके बाद में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, यदि एग्जाम की एक्सरसाइज के बाद भी आपका टाइम रहता है तो पहले नोट से प्रॉपर यूनिट्स कवर करो, वो कवर होने के बाद आप क्वेश्चन पर विषयों को अच्छे से डील करने के लिए खुद में पेशेंस होना जरूरी है। पेशेंस हर चीज का कि एक जगह पर 3 से 4 घंटे रेगुलर बैठने का भी, जैसे यहाँ 3 घंटे बैठने का टाइम है तो बैठने का पेशेंस भी, क्योंकि ये आपका रेगुलर 3 से 4 घंटे की सीटिंग होनी बहुत जरूरी है। अदरवाइज मेन एग्जाम में आप 3-3.5 घंटे लगातार एक रिदम से कंसंट्रेशन से काम नहीं कर पाओगे। तो मैं कह रहा हूँ कि आप पहले नोट्स कवर हो गए, उसके बाद आप एग्जाम की एक्सरसाइज पर गए। अब जैसे एनसीईआरटी की बात करूँ, फिजिक्स में आपको अलग से एनसीईआरटी का कुछ करना नहीं है, नोट्स में सारी चीजें इंक्लूड होती है, फिर भी
कहीं कोई पॉइंट थ्योरी वाइज कुछ एक्स्ट्रा रहता है तो आज आपको एनसीईआरटी एक्स्ट्रा पॉइंट के नाम से बुकलेट मिल भी गया होगा। एक्चुअल में वो कंटेंट आपके मॉड्यूल्स में था, लेकिन वो मॉड्यूल्स में अलग अलग लेयर पर डिवाइड था। तो बहुत से बच्चों की और चाहिए था कि सर हम क्लासरूम नोट्स पढ़ते हैं, मॉड्यूल में जो कंटेंट है वो नहीं पढ़ते, इसलिए हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स को सबको एक साथ करके आपको कलेक्टिव फॉर्म में दिया गया है। तो ये तो आपको चीजें तैयार करने की बात थी। अगली बात आपको पढ़ने के लिए, ताकि रेगुलर आप पढ़ोगे, सिंसियर होकर पढ़ोगे। अब पढ़ने का बेटा जी टाइम पूरा यूज अच्छे से कर पाओ, इसके लिए जरूरी है कि आप में थोड़ा सा एक नयापन आए। तो सभी आज अपने घर पर जाकर के अपना जो सीटिंग अरेंजमेंट है, जो स्टडी रूम है, उस स्टडी रूम में अपने टेबल को थोड़ा सा साफ सुथरा बना करके एक जगह पर जाता उससे थोड़ा सा चेंज कर ले। ये यदि आप सिंसियरली पूरे साल पढ़ाई की तो आपने नोट किया होगा कि अपन अपने आप से एक नयापन और एक नए एनर्जी वाला फील करते हैं जब पढ़ने की अपन जगह ही थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। तब कंटिन्यू एक ही जगह थोड़ा सा बोरियत सी लगती है तो अपन अपने पढ़ने का टेबल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा कमरे में बदलाव कर लेते हो तो अपने को लगता है कि कुछ नयापन आया है। तो आज अपने रूम में जाकर के अपने पढ़ने की टेबल को थोड़ा सा जगह चेंज कर लें। और पढ़ने की टेबल पर अभी तक जैसे बुक्स वगैरह बहुत बखेर रखी थी तो वो सब कुछ नहीं होना चाहिए। आप बहुत अच्छे से फोकस होकर के, कॉन्सेंट्रेट होकर के अपने टाइम को प्रॉपर आउटपुट के साथ तब यूज कर पाओगे जब आपके उस स्टडी टेबल में कम से कम कंटेंट होगा। तो आप अपना जो टाइम मैनेज करते हो उसमें आपने 3-4 घंटे के लिए जो भी सोचा है कि मुझे ये फिजिक्स का पढ़ना है या केमिस्ट्री का पढ़ना है, वही आपके उस स्टडी टेबल पर होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। रेगुलर आपकी जैसे मान लो आप 12-13 घंटे की सेल्फ स्टडी करोगे, वो 12-13 6 से 7 घंटे की सेल्फ स्टडी तो बोले होती ही थी। क्लास कोचिंग में आने वाला टाइम हट गया तो वो 6 से 7 घंटे का और हो गया। तो 12-13 घंटे की ऑनलाइन एवरेज यदि आप सेल्फ स्टडी करते हो तो उस सेल्फ स्टडी को करने में आपका स्लोट है वो कम से कम 3-3.5 घंटे का रेगुलर होना ही चाहिए। क्योंकि आपके दिमाग का एक ही एनर्जी लेवल से, कंसंट्रेशन लेवल से काम करने का हैबिट 3 से 3.5 घंटे होना बहुत जरूरी है। तो 3-3.5 घंटे आप रेगुलर काम करने की हैबिट जरूर मेंटेन करें। इसके लिए मान लो कि घंटे-1.5 घंटे पढ़ने के बाद यदि हल्का सा ध्यान भटकने लगे तो थोड़ा सा बोल के पढ़ लिया करो, जिससे कि आप थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें। अब बोल के पढ़ेंगे तो मान लो गला सूखेगा तो पानी का बोतल भी अपने पास रखे। ये आपको ये कमिटमेंट करने खुद के साथ कि 3-4 घंटे की मेरी रेगुलर सिटिंग होनी चाहिए। उस रेगुलर सिटिंग में यदि कहीं पर कंसंट्रेशन में कमी आती है तो मैंने कहा ना बोल के पढ़ लो। साथ में जैसे बोल के पढ़ोगे उससे थोड़ा सा गला सूखेगा, पानी पियो, फिर आप कंसंट्रेशन को रीगेन करोगे। कंसंट्रेशन को रीगेन करने का एक और आप तरीका अपना सकते हो। आप इस चीज को अप्लाई करके देखना थोड़ा सा, जैसे घंटे-1.5 घंटे पढ़ने के बाद यदि थोड़ा गला सूखता है या थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल आपका डाउन होने जाता है तो आप अपने जीभ को जो ऊपरी तालु है, इस ऊपरी तालु का आप 2-3 बार रगड़ के थोड़ा सा कूल कंपोज होने जाओगे तो आप देखोगे कि वापस आप वही कंसंट्रेशन ले पा रहे हो जो कि आपने शुरू में लिया है। तो आप 3-3.5 घंटे तक रेगुलर कंसंट्रेशन से एक ही रिदम से काम करने की हैबिट बनाओ। अपने पूरे टाइम का जो 12-13 घंटे का शेड्यूल है वो बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, 3 से 4 स्लॉट में होना चाहिए, जिससे कि आप रेगुलर पढ़ाई कर सको। और काम करना है आपको पॉजिटिव होकर के, जिससे कि आपका रिजल्ट बने। क्योंकि एक्चुअल में बेटा जी नेगेटिविटी जैसी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती, नेचर ने दी नहीं। नेगेटिव चीजें प्रकृति ने हमें दी नहीं, प्रकृति ने हमें सारी पॉजिटिव चीजें दी है। जैसे अंधेरा अपने आप में कोई चीज नहीं है, आपके पास अंधेरे का कोई सोर्स नहीं है, आपके पास सोर्स है लाइट का। अंधेरा हुआ है, लाइट कम हुई तब। तो नेगेटिविटी डिप्रेशन तब आएगा जब आपका एनर्जी लेवल, आपकी पॉजिटिविटी कम होगी तब। नेचर ने नेगेटिविटी का एग्जिस्टेंस नहीं दिया, नेचर ने आपको पॉजिटिविटी का एग्जिस्टेंस दिया है। नेचर ने आपको लाइट का सोर्स दिया, डार्कनेस का सोर्स नहीं दिया। लाइट कम हुई तब डार्कनेस आया। लाइट के लिए हमारे पास हेलोजन लगी हुई है, डार्कनेस के लिए अलग से कोई हेलोजन नहीं बनी, कोई बल्ब नहीं बना। लाइट का एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स सन है, लेकिन डार्कनेस का अलग से कोई सोर्स नहीं है। तो एक्चुअल में नेचर ने हमें दी ही पॉजिटिविटी है। नेचर ने हमें बनाया है। प्रकृति की सबसे अमूल कृति मनुष्य है।
और मनुष्य को मनुष्य की तरह रखने के लिए सबसे अच्छा जो फील्ड है वो डॉक्टरी फील्ड है, क्योंकि भगवान के बाद में दूसरा दर्जा डॉक्टर को ही दिया जाता है। तो आप इस अपनी फील्ड को, अपनी चॉइस के इंपॉर्टेंस को समझो कि आपको एक तो प्रकृति ने सबसे अच्छा कृतित्व बनाया है, उसमें आपको डाला है, और उस सबसे अच्छे कृतित्व में आपने सबसे अच्छा फील्ड चुना है। तो आपको पॉजिटिव रह करके अपने इस फील्ड के चुनाव को सही भी साबित करना है और अपना काम करना है। आने वाले 50 दिन तक बहुत अच्छे से रेगुलर काम करना है, पॉजिटिव रह करके काम करना है। इस चीज पर बिल्कुल नहीं जाना कि मेरा स्कोर क्या आया है, क्या नहीं आया, मेरा रिजल्ट क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। तो आप अच्छे से पढ़ते रहोगे। कहीं यदि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो पूरी मैट्रिक्स नीट डिवीजन की टीम आपके साथ खड़ी है। आपको एकेडमिक्स वाइज कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप आगे कंसल्ट कर सकते हैं, अलग से कोई सजेशन लेना हो तो भी आपको कंसल्ट कर सकते हैं। और आपके कंसल्ट करने के लिए पूरी टीम आपको मिलेगी 10:30 से 1:30 बजे तक। आपको 3 घंटे का टाइम दिया जा रहा है। डेली आपके सर लोग आपको कोचिंग में 10:30 से 1:30 बजे तक मिलेंगे। 10:30 से 1:30 बजे तक 3 घंटे सभी सब लोग मिलेंगे और डेली मिलेंगे। और ये अभी जैसे पहले टेस्ट के हिसाब से है, तो आपको 14 तारीख से हम सब मिलने वहां शुरू हो जाएंगे। कल तो अभी 13 तारीख को जैसे आप मानो भी जाकर थोड़ा पढ़ोगे, उसके बाद मुझे पता लगेगा कि भाई ये चीजें हमें पूछनी है नहीं पूछनी। और कल अभी जैसे का भी सुबह सेमिनार वगैरह होना है, तो 14 तारीख से आपको डेली काउंटर पर 3 घंटे हम लोग मिलेंगे। उसके अलावा भी यदि किसी को कुछ सजेशन पूछना हो तो काउंटर से कहीं पूछ करके कि भाई कौन से सर किस टाइम और मिल सकते हैं, आप सजेशन दे सकते हो, एकेडमिक्स बात कर सकते हो। हम हमारी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम हमारी ओर से आपके लिए हर समय तत्पर है। बस आप अपनी ओर से अपना 100% दो। रिजल्ट क्या रहेगा वो मायने नहीं रखता, आप अपनी ओर से 100% दो। जैसे भी 2 साल पहले जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें अपने भाला फेंक में जो गोल्ड मेडल जीता था नीरज ने, उससे पूछा गया था गोल्ड मेडल जीतने के बाद तो उसका ये कहना कि पहले से मेरे दिमाग में कुछ था ही नहीं कि मुझे ब्रॉन्ज जीतना है कि सिल्वर जीतना है कि गोल्ड जीतना है। मेरे दिमाग में केवल एक चीज थी कि मुझे मेरा 100% देना है। तो आप आज ये कमिटमेंट करके जाएं कि आने वाले 55, 56, 57 दिन तक जो हमारा 7 मई को नीट होना है उस समय तक हम हमारा पूरा 100% देंगे। रिजल्ट क्या रहता है वो अलग इश्यू है। जैसे शुरू में मास्टर ने कहा ना कि हमें 2 ही कैटेगरी में आना है, या तो सेलेक्ट होने वालों की कैटेगरी में या कोशिश करने वालों की कैटेगरी में। और ये दोनों टाइप के बंदे कौन से हो गए, वो बंदे हो गए जो अपना 100% देंगे। तो आपको आने वाले 56-57 दिन तक अपना 100% देना है। रिजल्ट क्या होता है इसके ऊपर कोई ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी। तो बेटा जी पॉजिटिव रह करके 100% अपना दें। तो आपको डीटीएस के लिए ऑल दी बेस्ट।